हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो अमेंडमेंट आई है वो मैं आपको अमेंडमेंट समझा देती हूँ। एंड फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एमटीपी में भी डाल रखा था, आरटीपी में सॉरी, May 24 की, वो भी हम सॉल्व करते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सितंबर एग्ज़ाम के लिए। एंड अगर ये नहीं छोड़ के जाओगे ये अमेंडमेंट्स तो मेरे को लग रहा है कि 10 नंबर तक का नुकसान हो सकता है। तो इसको देख लो। एंड बहुत ईजी अमेंडमेंट है, बहुत मुश्किल अमेंडमेंट नहीं है कि कुछ समझ ही ना आए। लग रहे हैं कि यार इतने 10 पेजों की अमेंडमेंट है, ये है बड़ी लग रही है, पर प्रोविज़न समझ लो, इतने प्यारे प्रोविज़न है। वो प्रोविज़न ध्यान में रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उसका लॉजिक भी समझा देते हैं। तो अभी मैं आपको पहले तो प्रोविज़न बताती हूँ। नॉर्मल सा इतू सा प्रोविज़न है जो इन लोगों ने थोड़ा सा एग्जाम्पल देके इलूसिड डेट किया है, लूसिड लैंग्वेज में, और समझाया है जो इन लोगों ने अमेंडमेंट निकाल लिया। प्रोविज़न, पहला प्रोविज़न जो पहली अमेंडमेंट आई है और उससे रिलेटेड ही दूसरी अमेंडमेंट है। उन्होंने क्या बोला कि आपको याद होगा कि हम लोग जब IAFOS पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं, हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं 1010D। हम क्या बोलते हैं कि 1010D के अंदर में कि जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है, मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है, प्रीमियम इंक्लूडिंग बोनस आपकी एग्जेम्प्ट होती है। डी से है, डी से एग्जेम्प्ट। पर हमने इसके एक्सेप्शन देखे थे कि भैया ये 3 चीज़ें तो एक्सेप्शन में, ये तो आपकी टैक्सेबल रहेगी। पहली देखी थी हमने कीमैन इंश्योरेंस, इसमें यूलिप हटा देना। दूसरी देखी थी जहाँ पे अगर आपका प्रीमियम पेबल, प्रीमियम अगर आपने पे करा है या पेबल है, एक्सीड्स परसेंटेज ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, ये आप पढ़ के आए हुए हो। क्या था इसमें परसेंटेज, आपको याद दिला दूँ। अगर 12 से पहले वाली थी, 2012 से पहले वाली कोई पॉलिसी थी हमारी, तो उसमें सम एश्योर्ड 20% का था। 2012 के बाद इन्होंने बोला नहीं, हम तो, तुम बड़े अमीर बन रहे हो, इसको छोड़ो। हम आफ्टर 2012 इन लोगों ने क्या करा, इसका इन पर्टिकुलर जो डेट है ना, आप एक बार प्लीज़ चेक करना, मेरे को अभी हिट नहीं हो रही है डेट, पर जनरली क्वेश्चंस में भी आफ्टर 2012 वाला दिया रहता है, पॉलिसी 18 वगैरह की, तो इसलिए। तो देखो 10% है आपका कैपिटल सम एश्योर्ड, मतलब कि अगर आपका प्रीमियम आपने पे करा, उसका कैपिटल सम एश्योर्ड 10% से ज़्यादा प्रीमियम पे कर दिया, अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, टैक्सेबल है। या फिर ये 15% किसके लिए था, ये डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए था, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 15% था। एग्जाम्पल ले लो, आपका कैपिटल सम एश्योर्ड ना 70 लाख था, आप प्रीमियम पे करते हो 4 लाख की, 4 लाख की प्रीमियम पे करते हो, मतलब कि आपका प्रीमियम कौन सी लिमिट में होना चाहिए था, 10% ऑफ मेरा 70 लाख, 10% ऑफ 7, मैंने ये क्या बोला है, कैपिटल सम एश्योर्ड, 10% ऑफ 70 लाख 7 लाख तक होना चाहिए था। देखो आपका कैपिटल प्रीमियम तो 4 लाख का ही आ रहा है, तो आप बच गए। अभी यहीं पे आपका प्रीमियम पेएबल, मान लो कैपिटल सम एश्योर्ड आपका होता 20 लाख एंड आपका प्रीमियम ना आप पे कर रहे थे 3 लाख, तो इसका 20% क्या हुआ, 2 लाख तक की लिमिट थी, बट आप पे कर रहे हो 3 लाख, तो ये यहाँ पे मोर देन 10% हो गया, मोर देन, बिकॉज ये 10% हो गया आपका प्रीमियम पेएबल, तो ये आपका एग्जेम्पशन से बाहर फेंक दिया इन्होंने। अभी इसी एग्जेम्पशन में ना इन्होंने एक और बुद्धि लगाई, हमारे बहुत बुद्धिजीवी थे वो लोग, क्या करें, 4-5 एक छोटी पॉलिसी बनाई। पॉलिसी 1 बनाई 2.5 लाख की, कुछ सम एश्योर्ड रख लिया, मान लो कि इसका सम एश्योर्ड इनका था 25 लाख, विद इन लिमिट है, एक्सीड नहीं कर रही ना, 10% हो चलेगा, एक्सीडिंग 10% है,
फिर पॉलिसी 2 बनाई, इसका भी प्रीमियम 2.5 लाख पे करते, सम एश्योर्ड 25 लाख एग्जेम्प्ट हुआ, मेचोरिटी पे प्रोसीड मिलेगी 50 लाख की एग्जेम्प्ट। फिर एक पॉलिसी 3 बनाई 3 लाख की, सम एश्योर्ड करा इसका 30 लाख। अरे बुद्धिजीवी का भाई दिमाग देखो, 80 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है, सरकार इसमें हाथ ही नहीं डाल पा रही है, सरकार को आपकी पॉकेट में हाथ डालना था। तो इसके लिए ये वाली अमेंडमेंट आई है, 2023 में आई है। तो यहाँ पे याद रखना, अगर आपकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1/4/23 तभी ये लागू होगा। इससे पहले की अगर कोई पॉलिसी है तो उसमें यही वाली लिमिट चेक करना, ठीक है। प्रीमियम पेबल एक्सीड, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, दिख जाएगा आपको। तो पॉलिसी इशू ऑन और आफ्टर। एक और ट्रिक बताऊँ, जो भी फर्स्ट डेट्स होती है ना कोई भी मंथ की, वहाँ पे हमेशा ऑन आता है, और जहाँ पर भी गवर्नमेंट कोई लास्ट डेट बताती है जैसे 30 सितंबर, तो बोले कि आफ्टर 30 सितंबर, तो वहाँ पे ऑन 30 सितंबर की बात नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, भैया ठीक है, आपका अगर प्रीमियम पेबल, वही वाली सेकंड कंडीशन वापस रिपीट कर रहे हैं ये लोग, प्रीमियम पेबल एक्सीड करता है 10%, 15% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, एंड की कंडीशन लगा दी, एंड आपका अगर एग्रीगेट और करने दो मुझे इसको, या फिर आपका एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम एक्सीड करता है ना 5 लाख रुपया इन अ ईयर या इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी पीरियड ऑफ द पॉलिसी, आपका हम लोग टैक्सेबल कर देंगे भैया, तुमको टैक्सेबल होगा। अब इसको समझे कैसे, अब इसके लिए एग्जांपल्स हैं। अब मैं अपने एग्जांपल नहीं दूंगी, अब मैं इंस्टीट्यूट के ही आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, मैं फालतू में क्यों बनाऊँ एग्जांपल। क्विक लुक, अभी देखो, थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस रखना, अभी आपको सब चीज़ समझ में आएगी। देखो, सेक्शन 1010D प्रोवाइड करता है एग्जेम्पशन, जहाँ पे भी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक चीज़ और बताना था मेरे को, अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको डेथ पर मिलती है ना, डेथ पर मिलती है, तो उन केस में कितने की भी मिले, चाहे आपका प्रीमियम 10 लाख का भी था, मोर देन योर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, तब भी ये एग्जाम्प्ट रहेगी। भाई मरने पर इतनी क्रूर नहीं है सरकार। देखो सेक्शन 1010D क्या बोलता है, एग्जेम्पशन दी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस। ये भी प्लीज़ ध्यान रख लेना, बिकॉज टेक्निकल पॉइंट्स पे कहीं खेले तो अब कुछ कह नहीं सकते ICAI का। ऑन सच पॉलिसी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एक्चुअल सम एश्योर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट थी कंडीशन, मतलब कि अगर एनुअल प्रीमियम भैया तुमने एक्सीड करा दी ना 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड की, तो हम तुम्हारा एग्जेम्पशन छीन लेंगे, 1010D तुमसे छीन लेंगे। बट अगर तुम मंदे मंदे चल रहे हो, प्रीमियम एक्सीड नहीं कर रहा 10% को, राइट, तो हम आपका 1010D में एग्जेम्पशन मान लेंगे। अब ये विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर, मतलब ये चालू हो गया अपने असेसमेंट ईयर के लिए। फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट लाई, क्या अमेंडमेंट लाई, इन केस ऑफ एन एसएससी हैविंग अ सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर दैन यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/23, exemption 1010D would not be available with respect to any life insurance policy other than ULIP issued on or after if amount of premium payable exceeds 5 lakh for any of the previous year during the term of the life insurance policy। वो कहा कि तुम्हारा 10% कैपिटल सम एश्योर्ड तक तुम बढ़िया चल रहे थे, एक्सीड नहीं करा, राइट, एक्सीड नहीं करा। बट ना, जैसे कि मैंने एक पॉलिसी ली 60 लाख की, मैं मैं उस पर प्रीमियम देती थी 6 लाख का। अभी आप 10% चेक करो कैपिटल सम एश्योर्ड का, मैं एक्सीड नहीं कर रही हूँ, राइट, तो मुझे एग्जेम्पशन मिलनी थी। बट यहीं भाई वो कमाल ले आए, वो बोली, गवर्नमेंट बोली कि भैया तुम्हारा 5 लाख से भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। मेरे पास सिंगल पॉलिसी थी, तो बोले सिंगल पॉलिसी तुम्हारी 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए।
अभी जो मैंने बताया ना ज्ञानी लोग बोला अच्छा ये बात है क्या, कोई बात नहीं, मैं 2 पॉलिसी ले लेता हूँ, पॉलिसी ए लूँगा, पॉलिसी बी लूँगा, इसमें प्रीमियम दे देता हूँ 5 लाख का, इसका सम एश्योर्ड मेरा ले लेता हूँ 50 लाख, फिर इसमें मैं प्रीमियम पे कर लेता हूँ फिर से 5 लाख, इसका सम एश्योर्ड ले लेता हूँ वापस से 50 लाख, वाह 1 करोड़ एग्जाम्प्ट है। तो गवर्नमेंट अब ये दूसरी बात यही कहती है, भैया चलो एक पॉलिसी एक पे तो हमने बता दी तुमको कि एक पे, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है ना, इशूड ऑन और आफ्टर, इन केस प्रीमियम पेबल बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/23, एग्रीगेट प्रीमियम ऐड कर देंगे अब हम सारी प्रीमियम को, एक्सीड करेगी 5 लाख ड्यूरिंग द टर्म, एग्जेम्पशन वुड बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज LIP एट द ऑप्शन ऑफ द SSE यूज एग्रीगेट प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। यहीं पर ही अब आपका क्वेश्चन बनेगा, अभी समझ नहीं आएगा, अब मैं आपको एग्जाम्पल जब तक नहीं कराऊंगी तब तक मतलब नहीं आएगा। थोड़ा बेस और दूँ, उसने क्या बोला कि आपकी पॉलिसी ए है, चलो मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराती हूँ तभी समझ में आएगा, ये ऐसे तो समझ नहीं आएगा, ये वाला इतना समझ लो। यहाँ पर ये याद रखना, ये आपका पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है कि ये इसी पॉइंट से अब आपको क्वेश्चन बोलेगा। देखो एट दी ऑप्शन ऑफ SSE, तो अब हमसे कराएगा कि बेनिफिशियल ऑप्शन क्या होगा आप टैक्स कंसल्टेंट हो, आपके लिए आपके क्लाइंट के लिए क्या बेनिफिशियल ऑप्शन होगा। ये वाली बात पढ़ लो। देखो एग्जेम्पशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन वुड बी अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनुअल प्रीमियम पेबल। 50 लाख पे कर तू, एग्जेम्पशन है तेरे को प्रीमियम पे, तू 10% से ज़्यादा पे कर, एग्जेम्पशन है क्योंकि तुमको डेथ पर मिली है, तुमको क्या मिली है। देखो सिचुएशन 1 में क्या है कि नो सम ऑफ एनी नेचर इंक्लूडिंग बोनस is received by necessity on LIP which was issued on or after 1/4/23 during any previous year preceding the current year or consideration has been received eligible। छोड़ो ये तो इतना लीगल लैंग्वेज नहीं समझ में पाएगा। एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधा, फर्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो उसने क्या बोला, आपको डेट ऑफ इशू है, इसी तरीके से आपका थॉट प्रोसेस पेपर में चलेगा। पहले हमेशा डेट ऑफ इशू चेक करना, राइट, क्योंकि ये पॉलिसी ना लगेगी 1/4/23 के बाद वाले लोगों के लिए। इसकी पॉलिसी 1/4/2013 के लिए, तो मुझे 5 लाख का मतलब नहीं चेक करना। सम अश्योर्ड था इसका 60 लाख और इसको रिसीव हो गए मैच्योरिटी पर 70 लाख। अगेन एक्सीडेंट पॉइंट है, प्लीज़ सम अश्योर्ड को मैच्योरिटी अमाउंट से कंफ्यूज मत करना। सम अश्योर्ड को मैच्योरिटी अमाउंट से कंफ्यूज मत करना। मेरे को देखना है कि मेरा ये 10% से ज़्यादा है कि नहीं प्रीमियम। अभी 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड मेरा क्या हुआ, 6 लाख आ रहा है इधर। एनुअल प्रीमियम मेरी 6 लाख, क्या ये एक्सीड हो रही है, नहीं। तो क्या 1010D एलिजिबल है, ये वाली पॉलिसी मेरी जो LIP A है, क्या ये 1010D के लिए एलिजिबल है, येस। बिकॉज देखो जो पॉलिसी है आपकी इशू हुई है बिफोर 1/4/23 प्लस जो प्रीमियम पेएबल है does not exceed 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड 1010D के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। फर्स्ट थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे हम। तो देखो कंसिडरेशन रिसीव हुई है LIP 1 के लिए would be exempt under 1010D since annual premium does not exceed 10% of the actual capital sum assured। समझे। मोरओवर एज द पॉलिसी हैज बीन इशूड बिफोर 1/4 द लिमिट ऑफ 5 लाख इज नॉट एप्लीकेबल। अब देखो, अब मेरी पॉलिसी की डेट है 1/4/2023, एनुअल प्रीमियम है 5 लाख का, सम अश्योर्ड है 50 लाख का, कंसिडरेशन ऑन मैच्योरिटी है 50 लाख। मुझे ये बताना है क्या ये 1010D के लिए एलिजिबल है या नहीं, क्या है इसका। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट हम लोग देखेंगे परसेंटेज वाली बात, सेकंड हम एंड है हम लोग हमारा 5 लाख से एक्सीड करने वाला लिमिट देखेंगे।
कैपिटल सम एश्योर्ड मेरा 50 लाख है, 10% ऑफ मेरा कैपिटल सम एश्योर्ड इज 5 लाख। मेरा जो प्रीमियम है, मेरा जो प्रीमियम पेएबल है इज 5 लाख, परसेंटेज ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड इज 5 लाख। मेरा लिमिट है जो क्लैरिफिकेशन से आई है 5 लाख। क्या ये इन दोनों को एक्सीड कर रही है? नहीं कर रही। तो क्या मुझे 10(10)(d) की एलिजिबिलिटी मिलेगी? यस। आपका आंसर होना चाहिए यस, नो का सवाल नहीं बनता। तो यहाँ पे देखो कि जो मेरी कंसिडरेशन रिसीव्ड है एग्जाम्प्ट है 10(10)(d) में, क्योंकि एनुअल प्रीमियम पेएबल डज नॉट एक्सीड 5 लाख एंड दोनों कंडीशन चेक करोगे डज नॉट एक्सीड 10। अब चलते एक एक एग्जाम्पल, एक एक डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएगा। 1/4/23 को पॉलिसी हुई है, एनुअल प्रीमियम 6 लाख है, 60 लाख का कैपिटल सम एश्योर्ड एंड कंसिडरेशन 70 लाख है। नाउ एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन है 10(10)(d) के लिए, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन पूरी होनी चाहिए। 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड डज नॉट एक्सीड एंड 5 लाख। नाउ ये है आपका जो आपका प्रीमियम आ रहा है, ये 6 लाख का गिवन है और इसका कैपिटल सम एश्योर्ड मेरा है 60 लाख। तो मतलब 10% ऑफ 60 लाख इज़ 6 लाख, ये विद इन लिमिट है। बट अगर आप 5 लाख वाली लिमिट चेक करो तो ये तो 6 लाख है, ये तो एक्सीड कर रहा है। 6 लाख तो एक्सीड कर रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये वाली जो पॉलिसी है मेरी, जो मेरे को मेचोरिटी भी मिलेगी 1/11/33 पर, ये 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल बनेगी। अरे भाई अब ये टैक्सेबल कैसे बनेगी? मुझे टैक्सेबिलिटी भी तो बताओ। वही हम अब थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले ये देखना हमको ज़रूरी है कौन सी 10(10)(d) वाली हमारी एग्जेम्प्ट है और कौन सी मेरी है जो पॉलिसी टैक्सेबल है। मतलब एग्जेम्पशन मेरी LIP है मेरी, कौन सी एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट होगी वो मेरी 10(10)(d) के अंदर में, एंड फिर टैक्सेबल कहाँ पे है? वो टैक्सेबल होगी 56(2)(13) के अंदर में। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलो, ये कंसिडरेशन रिसीव वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर 10(10)(d) सिंस द एनुअल प्रीमियम पेएबल एलिजिबल। देखा इजी है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये मोर देन 1 एलिजिबल LIP, ये तो हमने चिल्लर वाले क्वेश्चन कर लिए थे, थोड़ा समझ लिया था कि किस तरीके से प्रोविज़न को ये रीड करना है। मेजर जो काम आएगा अब हमारा आएगा मोर देन 1 LIP पे। अब हम लोग को यहीं पे ही एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7 गिवन बिलो, यहीं पर ही देखना है। अभी देखो LIP 1 है, 1/4/23 को इशू हुई है, एंड B है मेरी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/23 को इशू हुई है। एनुअल प्रीमियम 3 लाख है, एनुअल प्रीमियम इसका B का 2 लाख है। सम एश्योर्ड इसका 30 लाख है, इसका 20 लाख है। कंसिडरेशन मुझे 32 लाख की है, 21 लाख की है। मुझे ये बताना है कि ये जो मुझे कंसिडरेशन मिलेगी, रिसीव होगी मैच्योरिटी पे, क्या ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? चलो देखते हैं। पहले इंडिविजुअल पॉलिसी का देखो एंड देन आप एग्रीगेट वाला लगाओ। इंडिविजुअल पॉलिसी के क्या 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड के अंदर में है? यस। क्या ये विद इन 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड के अंदर में है? यस। एग्रीगेट देखो, आप एग्रीगेट प्रीमियम पेएबल A+B का देखो, 3 लाख प्लस 2 लाख मेरा क्या हुआ? 5 लाख। क्या मेरा एग्रीगेट एक्सीड कर रहा है 5 लाख को? नहीं। तो क्या ये दोनों ही एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर 10(10)(d) है? वेरी गुड, यस। तो इन दिस केस देखो कि एग्रीगेट ऑफ एनुअल प्रीमियम पेएबल LIP A एंड B में डज नॉट एक्सीड 5 लाख ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दीज पॉलिसीज। तो ये मेरा एग्जेम्प्ट है। द कंसिडरेशन रिसीव्ड अंडर LIP वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर 10(10)(d). वेरी गुड। चलो एग्जाम्पल 5 पे चलते हैं। 1/4/23 को मेरी LIC A एंड B इशू हुई है। एनुअल प्रीमियम पेएबल 4 लाख 50 है, इसका 5 लाख 50 है। 45 लाख 55 लाख, ये 52 है, 60 लाख इसका कंसिडरेशन। अब मुझे बताना है क्या मेरा कंसिडरेशन एग्जेम्प्ट है
या टैक्सेबल है। पहले तो हमेशा लिमिट चेक करते हैं। देखो ये क्या 10% ऑफ 45 लाख के अंदर में है? यस। क्या ये 10% के अंदर में है? 55 लाख का 10% 5,50,000? यस। एग्रीगेट प्रीमियम देखो, ए का इंडिविजुअल चेक करो 4,50,000 है, बी का चेक करो 5,50,000 है। ये तो देखो विद इन लिमिट आ रहा है, विद इन लिमिट आ रहा है। ये मेरा एक्सीड कर रहा है 5 लाख। अरे बाबा रे, तो क्या मेरा ए वाला भी अब मेरे को टैक्स देना पड़ेगा 52 लाख पे? यहीं भाई वो वाली बात आती है जो मैंने अभी आपको रेड से मार्क कराई थी, एट दी ऑप्शन ऑफ दी असेसी। अब क्या करेगा, हम लोग होशियार लोग हैं, हम क्या बोल देंगे, मेरा ऑप्शन ये है कि मैं 1010D पॉलिसी ए के लिए क्लेम करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पशन 1010D वुड बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज LIP एट द ऑप्शन ऑफ द SSC जिनका एग्रीगेट 5 लाख से ऊपर नहीं है। तो अब मैं असेसिंग ऑफिसर को बोलूँगी इस पर मेरे को 1010D दे दो, मेरा प्रीमियम देख लो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, कैपिटल सम एश्योर्ड 10% वाली जो आपने बात कही थी उसके अंदर भी है, तो मेरे को इस पर तो एग्जाम्पशन दे दो 1010D के अंदर में। जो ये बी वाली पॉलिसी होगी उस पर कोई एग्जाम्पशन नहीं होगी और उस पर मेरी टैक्सेबिलिटी राइज और हो जाएगी। तो यही बात हमने ऊपर कही थी। अब यहीं से ही आपका जो एक मेन क्वेश्चन उठ के आएगा। अब आपको 5 पॉलिसी दे देंगे, वहीं पे ही आपको मिला के चेक करना है कौन सा मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन है। अभी समझो इसका, देखो इन केस एग्रीगेट प्रीमियम LIP A LIP B का एक्सीड करता है। देखो दोनों को मिलाओगे ना तो एक्सीड हो रहा है 4.5 लाख प्लस 5.50 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है 5 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो भाई सब रोना करेंगे यार, एक में तो दे दो हमको एग्जाम्पशन, तो वो भी सरकार ने बात समझी। देखो एग्रीगेट की बात करी, एक्सीड हो रहा है, बट ऑप्शन ऑफ SSC पे हमने क्या बोला, देखो LIP है को हम एग्जेम्प्ट करा लेंगे क्योंकि इसका जो एनुअल प्रीमियम पेबल 5 लाख को एक्सीड नहीं करता है, एंड इसका जो कैपिटल सम एश्योर्ड है 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड तक ही मेरा प्रीमियम है। तो LIP B अलोन वुड नॉट बी एग्जाम्प्ट अंडर 1010D और इसका टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी IFO इसके अंदर में, वो भी देखेंगे अभी। अब आते हैं हम लोग पॉलिसी LIP A BNC। टाइम देखो 23 1/4/23। एनुअल प्रीमियम इसका 10% है, एनुअल प्रीमियम इसका 3,50,000 है, एंड इसका 10% के अंदर में। एक पॉलिसी इंडिविजुअल की देखो, सी वाली पॉलिसी देखो, बंदा ये तो 5 लाख से परे जा रहा है, 5 लाख से परे ही जा रही है, इस पर कभी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, नो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010D। इसीलिए इंडिविजुअल पॉलिसी का 5 लाख वाला लिमिट भी पढ़ना ज़रूरी था, एज हम लोग एग्रीगेट का पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल का भी पढ़ना ज़रूरी था इसलिए। तो ये तो एग्जाम्पशन इसको कभी मिलेगा ही नहीं, तो इस पे तो फालतू टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। ए पे देखते हैं, ये देखो दोनों के दोनों मेरी विद इन लिमिट है, राइट, 5 लाख की लिमिट के अंदर में। A प्लस B का मेरा सम करोगे तो मेरा प्रीमियम पेबल कितना आ रहा है 4,50,000, राइट, 4,50,000। क्या ये एग्रीगेट प्रीमियम विद इन लिमिट ऑफ 5 लाख है? यस बेटा बिल्कुल है। तो अब मेरा प्रीमियम देखो, अब मेरा मेचोरिटी पे इतना पैसा मुझे मिलेगा ना 52 लाख का, ये मेरा 1010D के अंदर में एग्जेम्पशन मैं क्लेम कर लूँगी। तो देखो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एनुअल LIP A LIP B एंड LIP C एक्सीड करता है 5 लाख। तीनों का मिलाओगे तो ऑब्वियसली एक्सीड कर रहा है, बट देखो इंडिविजुअली चेक करोगे LIP A एंड B का, ये को एग्जाम्पशन दिला देगी 1010D के अंदर में, बिकॉज इनका जो एग्रीगेट प्रीमियम है ना, अगर आप LIP A प्लस B को कंबाइन करते हो अपने ऑप्शन पर, तो ये एक्सीड नहीं कर रहा है, एक तो 5 लाख और 10% की लिमिट के अंदर भी है हमारी, तो कॉन्सिक्वेंटली LIP C जो है वुड नॉट बी एग्जाम्प्ट। अब एग्जाम्पल 7 देखते हैं। वेरी गुड। अब देखो ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से ऐसा ही आपको अभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। X है 1/4/22 की पॉलिसी है, प्लीज़ फोकस करो, बिफोर 1/4/23 ये इशू हुई है।
इसका एनुअल प्रीमियम देखो 5,50,000 है, इसका सम एश्योर्ड देखो 55 लाख है। क्या ये 10% के अंदर में है? यस। अरे अरे मैडम 5 लाख से ज़्यादा है, इसको हटा दो यहाँ से। 5 लाख से ज़्यादा है मैडम, इसको हटा दो। अरे नहीं भाई, आप 1/4/23 का भी तो ध्यान रखो। देखो 1/4/23 को है ये वाली जो मेरी पॉलिसी है, 1/4/23 से पहले इशू हुई है, 5 लाख की लिमिट नहीं लगेगी इस पर, इसीलिए इसकी मैं एग्जेम्पशन 10(10)(d) के अंदर में क्लेम कर सकती हूँ। अच्छा, अब एग्रीगेशन का पॉइंट, क्या अगर मैंने अब इसको एग्रीगेट कर दूँ अब दूसरी पॉलिसी के साथ, तो मुझे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी? नहीं, अब इसको आप सेपरेट ही रखो, इस पर तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी 10(10)(d) के अंदर में। सेकेंड पॉइंट से मैंने आपको ये सबसेक्शन नहीं लिखा, मैंने बस आपको जो पॉइंट बताया था उसके सेकेंड पॉइंट से आपको मिल जाएगी। अब ये देखो 23, 23 एंड 23 सी पॉलिसी को फिर से देखो, 6 लाख का आ गया, 5 लाख से ज़्यादा है, इस पर तो मुझे कभी भी नहीं मिलने वाली एग्जेम्पशन 10(10)(d) की। ए एंड बी की देखो 23 के बाद है, एक साल 23 के बाद है, सम अश्योर्ड 10% ऑफ द प्रीमियम भी है, कैपिटल सम अश्योर्ड वाली कंडीशन भी हो रही है। एग्रीगेट करो तो 4,50,000 आ रहा है, मतलब 5 लाख से कम भी है, ये वाली कंडीशन भी हो रही है। मतलब कि इन दोनों पॉलिसी पर, इन दोनों ए एंड बी पर भी मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती हूँ। तो टोटल कौन कौन सी पॉलिसीज़ है जहाँ पर मुझे एग्जेम्पशन मिल रही है 10(10)(d) के अंदर में? मुझे एक्स पे मिल रही है, ए पे मिल रही है, बी पे मिल रही है, सी पे नहीं मिल रही है, राइट। तो consideration received under LIP X would be exempt under section 10(10)(d) since the annual premium does not exceed 10 लाख। इस पे इतना ही चेक करना था। पॉलिसी हैज़ बीन इशूड बिफोर, तो लिमिट ऑफ 5 लाख इज़ नॉट एप्लीकेबल। LIP X इज़ नॉट एन एलिजिबल LIP, मतलब जो हम लोग 1/4/23 वाले की बात करें। अब एग्रीगेट प्रीमियम एनुअल LIP A, B एंड C में तो एक्सीड कर रहा है, बट अगर आप कंसिडरेशन रिसीव इन द A एंड B वुड बी एग्जाम, क्योंकि इनका जो इन दोनों का एग्रीगेट प्रीमियम जो है डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अभी समझे, इस तरीके से चेक करना है हमको। अब हम चलते हैं हमारा 8, 9 एंड 10 पर। अगेन गुड क्वेश्चंस। 1/4/23, 1/4/24, 1/4/24, 1/4/24, 1/4/23 के बाद की पॉलिसीज़ है, बिल्कुल भैया। अभी देखो सी पर मुझे अगेन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये 5 लाख से एक्सीड कर रहा है। 10% तो है पर 5 लाख से एक्सीड कर रहा है, इसको हटा दो। अभी ये देखो 4,50,000, 1 लाख एंड 1,50,000 एंड मुझे कंसिडरेशन रिसीव होगी। ये देखो यहाँ पर भी कुछ हम मिल रखा है कि मैं ऊपर ही लिख देती हूँ। इन लोगों ने इसकी ये जब मैच्योर होगा ना, ये 2033 में, 2033 में ये मैच्योर हो रही है एक्स की, एंड 50 लाख देगी। और ये दोनों पॉलिसी ए एंड बी 34 में मैच्योर हो रही है एंड आपको 12 लाख एंड 18 लाख देगी। अभी है एट द मेरे ऑप्शन पे, अगर देखो मैंने एक्स की एग्जेम्पशन क्लेम कर ली, अगर मैंने एग्जेम्प्ट करा लिया, आप खुद सोचो एक्स को जो है मेरा 10(10)(d) के अंदर में, तो क्या होगा? तो मैं ए की एग्जेम्पशन नहीं ले पाऊँगी एंड बी की एग्जेम्पशन भी नहीं ले पाऊँगी, बिकॉज अगर आप एक्स की एग्जेम्पशन ली, प्रीमियम 4,50,000 आया, ए की लेते हो ये सीधा एक्सीड कर गया 5 लाख को, नहीं मिलेगी एग्जेम्पशन। अगेन अगर आप एक्स की एग्जेम्पशन लेते हो, बी की एग्जेम्पशन भी लेना चाहते हो, 1,50,000 ऐड करो, एक्सीड कर गया तुम्हारा, 6 लाख हो गया आपका, नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्रिक लेना पड़ेगा कि भैया कौन सी बेस्ट है, कौन सी पॉलिसी कॉम्बिनेशन बेस्ट है कि मुझे सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी पर एग्जेम्पशन मिले, ताकि मुझे कम टैक्स पे करना पड़े। अभी अगर मैं एक्स की लेती हूँ, सोली एक्स की लेती हूँ, एक्स के साथ में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकती। प्रीमियम पेएबल होगा 4,50,000, मैच्योरिटी पर मुझे कितना पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10(10)(d) के अंदर में? 50 लाख का। अगर मैं सिर्फ ए की लूँ प्लस बी को लूँ साथ में, इन दोनों का मिला के 2.5 लाख का प्रीमियम पेएबल है, और मैच्योरिटी पर 12 + 18 करोगे तो 30 लाख आएगा। सिर्फ 30 लाख एग्जेम्प्ट हो रहे हैं। अब एक होशियार इंसान कौन सी पॉलिसी को
एओ को बोलेगा कि भैया इस ये वाली पॉलिसी पे एग्जेम्पशन दे दे मुझे, भाई होशियार वाला तो एक्स पे बोलेगा। तो आप एक्स को तो एग्जेम्पशन में डाल दो, इसका बोलो भैया तुम इन पर नो एग्जेम्पशन क्लेम करो। इसको बोल दो कि चलो भैया A+B के जो 30 लाख आएंगे टैक्स ले लेना, मेरा एक्स को छोड़ दो, ठीक है, मेरे एक्स को छोड़ दो। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जुडिशियसली करना है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आप एक बार रीड कर लेना। अभी वापस से अब देखो पॉलिसी बढ़ा दी है, सी 6 लाख रुपए की पॉलिसी है वैसी हट गई। अभी एक्स 2.5 लाख, 2 लाख एंड 2.5 लाख है। सम एश्योर्ड चेक कर लो, 25 लाख का 10% 2,50,000 ठीक है, 20 का 10% 2 लाख पे भी ठीक है, 25 लाख का 10% 2,50,000 पे भी ठीक है। अब मैं बस कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, मैं पॉलिसी एक्स हम पॉलिसी कॉम्बिनेशन बनाते हैं यहाँ पर। रुको, पॉलिसी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, प्रीमियम पेबल भी देख लेते हैं कि कहीं भारी ना हो जाए, एंड मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मेरा मिलेगा। अगर मैं X+A का पॉलिसी कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो मेरा प्रीमियम पेबल टोटल एग्रीगेशन में आ रहा है 4,50,000, 2.5 लाख इसका, 2 लाख इसका, और मैच्योरिटी पे मेरा टोटल सम हो जाएगा 54 लाख। अगर मैं X एंड B का कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो देखो मेरे पास 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख हो जाएगा। एक्सीडिंग 5 लाख मेरा एग्जेम्पशन नहीं है, 5 लाख तक तो है ना। टोटल कितना हो रहा है 30 एंड 38, मेरा 68 लाख का हो रहा है। फिर मैं अगर देखूँ A+B का, A+B का मेरा टोटल आ रहा है 4,50,000, 4,50,000। ऐड करके देखना पड़ेगा मेरे को कितना मेरा सम एश्योर्ड 38 तो 62 लाख, वाह 62 लाख मेरा एग्जेम्प्ट हो रहा है। और अब मेरा कोई पॉलिसी कॉम्बिनेशन बताए, B और X का हो गया, A एंड B का हो गया, इस तरीके से मेरा हो गया। अब बेस्ट पॉलिसी कॉम्बिनेशन मेरे लिए कौन सा होगा, 68 लाख का वाला। मेरे को 68 लाख पर मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप अपने ऑप्शन पर X एंड B को चूज़ करना, X एंड B को चूज़ करना। अभी इसका देखो रीड करना, देखो अगर कंसिडरेशन अंडर LIP-1 वुड बी एग्जाम्प्ट सिंस एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 5 लाख एंड ऑल्सो डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड। एग्रीगेट एक्सीड कर रहा है 5 लाख के लिए LIP-A एंड B एंड C का एंड X का। However, the consideration received under LIP-A and B can be claimed as exemption 10(10)(D) under 35। मैंने क्यों हटाया, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। हाँ देखो A+B के लिए भी आप कैन क्लेम कर सकते हो। अभी क्लेम तो हम कर सकते हैं ना तीनों पॉलिसी कॉम्बिनेशन पे, वो आप पर है, कोई भी करो। मैं तो आपको मोस्ट बेनिफिशियल बताया कि X+B पे करना। अगर कंसिडरेशन रिसीव्ड अंडर LIP-A आपने एग्जाम्प्ट ले ली एज एन एग्रीगेट, अगर तुमने A पर ले ली तो आप बेस्ट देखो, A के साथ या तो X का कॉम्बिनेशन देखो या A के साथ B का देखो। बेस्ट मेरा 62, मतलब A एंड B का कॉम्बिनेशन अभी बेस्ट है। अभी क्वेश्चन पे भी आएगा, क्वेश्चन पे वो क्या बोलेगा, तुमने हड़बड़ी में, मान लो तुमने हड़बड़ी में A पे ले ली, तो अब A के साथ भैया तुम एक गलती कर चुके, अब दूसरी मत करो। अब मैं आपको बेस्ट बताता हूँ कि कहाँ पे आपका टैक्स लाइबिलिटी कम होगी। तो देखो अगर आपने A पे ले लिया तो प्रीमियम पेबल फॉर X डिड नॉट एक्सीड एंड कंसिडरेशन B वुड नॉट एक्सीड। तो आप X के साथ भी ले सकते हो, B के साथ भी ले सकते हो। इफ़ द कंसिडरेशन LIP-B पे आपने एग्जाम्प्ट क्लेम कर ली तो आप X के साथ भी ले सकते हो एंड A के साथ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ये बस इतना बता रहा है कि आप कौन कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मैंने आपको दिखा दिया इंसिडेंटली, इस क्वेश्चन में तीनों मैंने दो पॉलिसी का कॉम्बिनेशन बनाया तो बन रहा था। देखो X+A+B वाला कॉम्बिनेशन आपका सबसिस्ट नहीं करता बिकॉज यहाँ पे 7 लाख का आता फिर, राइट। तो आपको नहीं मिलता, इसलिए आपको दो तक के ही आप बना पा रहे थे। देखो अगर कंसिडरेशन LIP-X की नॉट क्लेम करी है आपने तो कंसिडरेशन LIP-A एंड B की क्लेम कर लो
एग्जाम्ड अंडर 1010D एंड सिंस दी एग्रीगेट आपका एक्सीड नहीं कर रहा है, कैपिटल सम एश्योर्ड भी 10% के अंदर में है, एंड हाउएवर द मोस्ट बेनिफिशियल ट्रीटमेंट इज टू क्लेम एक्स एंड बी एज एग्जाम्ड। देखो मोस्ट बेनिफिशियल हमारा एक्स एंड बी आ रहा था बिकॉज मेजॉरिटी पे 68 लाख मेरे एग्जाम्ड हो रहे थे। अभी देखो एक्स वाई ए एंड बी सी, सी फिर से नहीं आ रहा है, हर बार नहीं होगा, क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ के करना, यहाँ पे तो दिख ही रहा है 5 लाख से ऊपर है। अब मैं वापस से बनाऊंगी यही वाला क्वेश्चन, आप एग्जैक्टली इस तरीके से, इसमें ज़्यादा बनेंगे कॉम्बिनेशन, जैसे एक्स प्लस वाई बनेगा। अब एक्स प्लस वाई के साथ आप थर्ड नहीं ले सकते हो, बिकॉज अगर आप एक्स प्लस वाई के साथ थर्ड लेते हो वो एक्सीड कर जाएगा 5 लाख। तो ये वाला आप ट्राई करो अपने, आप ये कर लीजिए, आपको ICAI की वेबसाइट पे मिलेगा, एग्जाम्पल 10 ट्राई करो, खुद से करो ट्राई। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो ट्राई एंड यहाँ पे मोस्ट बेनिफिशियल निकालो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन 2 है। अभी देखो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो आपका, मुझे इंक्लूसिव ऑफ GST लेना है या एक्सक्लूसिव ऑफ GST, बिकॉज यार GST 28% तक लगता है, कितना फ़र्क पड़ता है। अगर मेरी मान लो सम अश्योर्ड 4 लाख था कुछ, या 4,10,000 था, तो 5 लाख के अंदर ही था, 5 लाख की लिमिट के अंदर था, बट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ GST मैं 5 लाख की लिमिट से बाहर हो गई और मुझे एग्जाम्शन नहीं मिल रहा। लोग रोएंगे कि नहीं रोएंगे इस पे, तो खुद दिमाग लगाओ कि गवर्नमेंट बेनिफिशियली क्या करना चाहेगी, एक्सक्लूड करना चाहेगी कि नहीं करना चाहेगी GST को। तो यहीं पे उन लोगों ने क्लैरिफिकेशन दे दी, अच्छा भैया एक्सक्लूसिव ऑफ GST मान लेना। तो ये क्लैरिफाई कर दिया CBDT ने कि प्रीमियम पेएबल, एग्रीगेट प्रीमियम पेएबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप ऑन और आफ्टर 1/4/23 वुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ द अमाउंट ऑफ GST पेएबल ऑन द प्रीमियम। बिकॉज अगर आप GST का कंपोनेंट भी सच्ची बताऊँ ऐड करते हो ना तो बहुत दिक्कत होती है। आपका मान लो 4,90,000 का था कोई प्रीमियम, वो आपका 5 लाख से ऊपर हो जाएगा और आप फिर उसकी टैक्सेबिलिटी वाला जो आपको बेनिफिट था 1010D का वो चला जाता है। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस का भी देख लो भैया, टर्म लाइफ इंश्योरेंस कहीं पे भी दिख जाए ना 1010D मत लगाना, इग्नोर करना, इसको सीधा मज़े से इग्नोर करना। अब ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, किसी के मरने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। तो ये फर्दर क्लैरिफाई कर दिया CBDT ने कि जो ये लिमिट ऑफ 5 लाख है, अभी अगर आप खुद देखो ऊपर मैंने क्या बोला था, अगर ये तीनों पॉलिसी डेथ पे मिलती है आपको एग्जाम्प्ट है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस तो मिलती ही डेथ पे है, तो उस पर 5 लाख की मैं लिमिट लगा के क्या करूँगी। क्लैरिफिकेशन इसीलिए तो आती है कि कॉन्सेप्ट वही है, उसको बस थोड़ा इलूसिडेट कर दिया उन लोगों ने और एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो फर्दर क्लैरिफाइड बाय CBDT द लिमिट ऑफ 5 लाख वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस where the sum under LIP is only paid to the nominee in case of the death of the person insured during the term and no amount paid to anyone if the insured survives the policy tenure। इसमें क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, 10-20 साल का मतलब 30 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया, इसके बाद अगर मान लो इससे पहले या तब तक अगर जो भी आपका पॉलिसी में जिसका भी इंश्योर्ड का नाम होता है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सम उसके लीगल एयर वगैरह को मिल जाता है। बट अगर मान लो ये एक्सपायर हो गई और डेथ नहीं हुई, भगवान की दया से हम बच गए, तब कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई इनकम का एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे तो जस्ट कि थोड़ा सा मेरे मरने के बाद थोड़ी सिक्योरिटी हो जाए। तो हेंस द सम रिसीव्ड अंडर टर्म लाइफ इंश्योरेंस शैल कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट अंडर 1010D, बिकॉज एक डेथ से रिलेटेड चीज़ है, एग्जेम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पे 5 लाख का देखने का कोई मतलब नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम पेएबल फॉर द प्रीमियम पेड फॉर सच पॉलिसी वुड नॉट बी काउंटेड फॉर चेकिंग द लिमिट। अभी मैं आपको बोल रही थी ना क्या टैक्सेबल होगा, तो भैया होगा कैसे टैक्सेबल, 56 to 13 के अंदर में टैक्सेबल होगा। अच्छा ये IFOS में हो रहा है, कैसे होगा, तो वो बहुत ही लल्लू सी बात है। इतनी बात समझो, हम टैक्सेबल क्या करते हैं, मेरा कोई भी इनकम आया, इनकम में से मैं खर्चा हटा देती हूँ, एक्सपेंसेस हटा देती हूँ, ये कोई भी मेरा मान लो ये मेरी नेट इनकम आती है, इस पर मैं टैक्स देती हूँ। बहुत अगर हम बेसिक समझे टैक्स का, कोई बोलेगा हम लोग करते हैं, यही बात उसने यहाँ पे बोली है
कि क्या होगा। मान लो जो आपकी पॉलिसी 1010D के अंदर में, देखो आपकी एक LIP होगी, या तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, 1010D के प्रोविजंस को फॉलो कर रही है। 1010D, अब मैं इसको एक और चार्ट से समझा देती हूँ। एग्जेम्प्ट हो जाएगी 1010D में, टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। दूसरा है कि टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। टैक्सेबिलिटी अराइज हुई तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि 1010D के प्रोविजंस को उसने वायलेट कर दिया था, इसलिए तो टैक्सेबिलिटी अराइज हुई। 56 to 13 के अंदर में हम टैक्स कर देंगे। एक और चार्ट से आप ऐसे समझ लो, मान लो कि प्रोविजंस ऑफ 1010D, इसका मैं आपको एक चार्ट देती हूँ। प्रोविजंस ऑफ 1010D complied, नहीं, प्रोविजंस ऑफ 1010D। आई वॉन्ट टू गिव अ नाइस चार्ट। चलो हम बनाते हैं। हमारी पॉलिसी है, इशूड है बिफोर 1/4/23। क्या इसका प्रीमियम पेएबल exceeds 10% of capital sum assured? यस, तो टैक्सेबल है। और क्या पार्ट टैक्सेबल है? मेरा मेच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल है। ये ध्यान रखना, प्रीमियम टैक्सेबल नहीं होता। प्रीमियम तो भैया तुम दे रहे हो, तुम्हारा मेच्योरिटी प्रोसीड्स तो जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं, मज़े करो 1010D में, 1010D में एग्जेम्पशन ले, अपनी मज़े करो। इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023। पहली लिमिट, प्रीमियम पेएबल exceeds 10% of capital sum assured, और aggregate premium exceeds 5 lakh यस, टैक्सेबल है। अंडर सेक्शन क्या चीज़ टैक्सेबल है? मेच्योरिटी प्रोसीड्स। कैसे टैक्सेबल होगी? 56 to 13 के अंदर में। अब मैं इसका आपको यहाँ पे फॉर्मूला देती हूँ। नो तो मज़े करो 1010D के अंदर में, एग्जेम्पशन के मस्त मज़े करो। अब ये टैक्सेबल क्या होगी? देखो आपको जो मेच्योरिटी प्रोसीड रिसीव होगी ना, यही तो मेरी इनकम है। मैंने आपको क्या बोला? इनकम माइनस एक्सपेंस जो आएगा। अब इस मेच्योरिटी प्रोसीड को लाने के लिए मेरा एक्सपेंस क्या था? प्रीमियम हुआ था एक्सपेंस। तो एक बात बताओ, मेरे को सारा प्रीमियम माइनस कर दूँ? हाँ कर देती हूँ, क्या दिक्कत है मेरे को प्रीमियम माइनस करने में। बट यार एक 80C की कुछ बात आई थी, जब ओल्ड प्रोविज़न देखो 80C की बात आई थी हमारी। ओल्ड प्रोविज़न हमको प्रीमियम पे करा था, जब मैंने 80C में प्रीमियम पे करा था, मुझे डिडक्शन दे रहा था अप टू 1,50,000 की मैंने डिडक्शन क्लेम करी थी। मतलब कि वो डिडक्शन क्लेम करने से मेरा एक्सपेंस कम हो गया, तो मान लो अगर मैंने प्रीमियम 1 साल पे करी 5,20,000, एक्सीड कर रही है ना 5 लाख को, तो मेरा इसलिए 1010D यहाँ पे 1010D को वायलेट करती है, कि प्रोविजंस को वायलेट करती है, टैक्सेबल बन जाती है।
दिया और मुझे पर इसका बेनिफिट मिल गया अप टू 1,50,000 80C के अंदर में। तो भैया ये मेरा खर्चा थोड़ी हुआ ना, तो गवर्नमेंट बोलती है इस खर्चे को हटाओ तुम पहले, क्योंकि हम तुमको बेनिफिट दे रखे हैं, हम तुमको ज़्यादा अमाउंट, देखो इस अमाउंट को ये गवर्नमेंट कम करेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ज़्यादा आ जाएगा एंड टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसका मेरा कितना बनता है 12,743 3,70,000। अब कितने साल तक ये मैंने पे करी होगी, मान लो 10-12 साल, जब तक भी ये प्रीमियम मेरा लग रहा था। एंड जो भी मेरा अमाउंट आएगा ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट है। ये लल्लू सी बात इसने बताई आपको कि ये आपको 1010D के अंदर में, सॉरी 56(2)(13) के अंदर में टैक्सेबल कर देंगे हम। चलो इसका बात देखते हैं। आप 10 वाला क्वेश्चन खुद से करना, एग्जाम्पल दिया है क्या इन्होंने, ये देखो यहाँ पे नाइस। तो देखो क्या बोले कि जहाँ पे जब भी सम रिसीव हुआ है ना आपको फॉर द फर्स्ट टाइम LIP ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इनकम चार्जेबल टू टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विद द सम इज डिसॉल्व इज A-B। ए मेरा क्या है कि सम और एग्रीगेट ऑफ सम रिसीव ड्यूरिंग द LIP फर्स्ट प्रीवियस ईयर, एंड बी है एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड till the date of receipt of the sum in the first previous year that has not been claimed as reduction, मतलब जहाँ पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिली अंडर एनी अदर प्रोविजन। सम इज रिसीव्ड अंडर LIP ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट ईयर, तो C-D। C is the sum of aggregate received during the LIP during subsequent previous year, and D is the aggregate of the premium paid not being premium which has been claimed as deduction under any other act is included in B or D of any other previous year। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इतनी बात है कि देखो अगर आपने फर्स्ट ईयर में आपको रिसीव हुआ है ना फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द अंडर वे सम आपको रिसीव हुआ है फर्स्ट टाइम अंडर लाइफ इंश्योरेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फर्स्ट प्रीवियस ईयर में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई डिडक्शन मिला नहीं होगा प्रीमियम के लिए, राइट। तो अगर आपको प्रीमियम का डिडक्शन नहीं मिला तो बस A-B कर दो, माइनस पूरा प्रीमियम। यहाँ पे बस वो इतना बोल रहा है जहाँ पे आपने डिडक्शन ले ली इतना इस पे मत जाना, जितना मैंने आपको बताया ना जहाँ पे भी अगर देखो डिडक्शन आपने कभी ली नहीं थी, कहीं पे किसी पॉइंट पे आपने डिडक्शन ली नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है आप अपनी इनकम में से पूरी की पूरी प्रीमियम माइनस करोगे। बट आपने डिडक्शन ले ली मतलब आप बेनिफिट ले चुके हो, हम वापस बेनिफिट नहीं देंगे ना, उतने से गवर्नमेंट कम कर देगी आपके एक्सपेंस को, ठीक है। अभी इसका ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, मस्त एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है बट पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी जो भी आपने पढ़ा। देखो कैसे करें। देखो इसके पास मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। सबसे पहले तो मैं चिल्लर चीज़ें आपको हटाने के लिए दिखाती हूँ जो क्लैरिफिकेशन में आती है। डिटेल ऑफ सच पॉलिसी आर गिवन एंड हेयर अंडर XYZ AB। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये तो एग्जेम्प्ट ही है ना भाई, एग्जेम्प्ट अंडर 1010D। ये मेरा 1/17 1/4 1/4 मतलब कि ये वाली 3 पॉलिसी मेरी ऑन आफ्टर 1/4/23 है। इसका ट्रीटमेंट मुझे बिफोर 1/4/23 देखना है। अभी देखो डेट ऑफ प्रीमियम दे दिया मुझे, एनुअल प्रीमियम दे दिया, अच्छा एक्सक्लूडिंग GST भी बता दिया एंड टोटल प्रीमियम, मतलब कि इन्होंने GST ऐड करके। मुझे क्या करना है, क्लैरिफिकेशन आई है ना, GST का कंपोनेंट हमको देखना ही नहीं है, टोटल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग GST देखना है। तो मतलब मेरे काम की तो एनुअल प्रीमियम ये है। डेट ऑफ मैच्योरिटी में मेरे को क्या करना है, इतना कुछ काम का है नहीं डेट ऑफ मैच्योरिटी पर। कंसिडरेशन मुझे मैच्योरिटी पे कितने मिलेगी इंक्लूडिंग बोनस, होता है कि नहीं, हमने इंक्लूडिंग बोनस इसलिए बोला था। देखो हमको प्रोविज़न में एक्सक्लूडिंग बोनस तो नहीं बताया, अगर इसको और एक टॉप नॉच डिफ़िकल्ट करना हुआ तो ये बोल देगा सम रिसीव ऑन मैच्योरिटी, फिर नीचे एक लाइन बना देगा बोनस, तो आप फिर टोटल देखना। वैसे आपको कंसिडरेशन मैच्योरिटी का में ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, बट आपको जब बेनिफिशियल कैलकुलेट करोगे ना कौन सी पॉलिसी में एग्जेम्पशन लेना बेनिफिशियल है तब आपको होगा। अब सम एश्योर्ड देखना है मुझे। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बिलो
Which life insurance policy in respect of which Mr. Akash would be eligible for exemption under 1010D in respect of maturity proceeds? एक बात बताओ, बी के लिए तो हमेशा ही एग्जाम्शन में रहेगा कि नहीं? 1010D में एग्जाम रहेगा। अब मुझे चेक करना है एक्स वाई जेड एंड ए में। एक्स के लिए चेक कर लेती हूँ, सबसे ईजीएस्ट टास्क है, मेरे को तो सिर्फ सम एश्योर्ड चेक करना है। 5 लाख है मेरे पास, 10% ऑफ सम एश्योर्ड मेरा है 50,000। ये तो प्रीमियम 40,000 ही पे कर रहा है। चलो विद इन लिमिट है। एक्स पर मुझे एग्जाम्शन 1010D के लिए एग्जाम कौन कौन सी मेरी पॉलिसीज़ हो रही है? बी तो मेरी हो ही रही है, एक्स मेरी हो गई, मैंने लिमिट चेक करी। अब मुझे एक्स जी एंड ए में चेक करनी पड़ेगी। पहले मैं देखो 33 लाख है, उसका 10% 3,30,000 विद इन लिमिट है। 25 लाख है, 25 लाख का 10% 2,50,000, ये तो 2 लाख ही पे कर रहा है, विद इन लिमिट है। 27 लाख, इसका 10% 2,70,000 विद इन लिमिट है। अब देखो ये विद इन इंडिविजुअली भी विद इन लिमिट ऑफ 5 लाख है। 5 लाख की लिमिट के अंदर में ये भी 5 लाख है, ये भी 5 लाख की लिमिट के अंदर में है कि नहीं? अब मुझे ये देखना है कि मेरे लिए बेनिफिशियल क्या होगा। देखो मेरे लिए बेनिफिशियल क्या होगा, बिकॉज मैं बी और एक्स तो ले ली। अब मुझे एक्स वाई जेड में वाई जेड ए में से कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल है? देखो अगर मैं 33 वाई एंड जेड लूँ, वाई प्लस जेड लूँ, दोनों का सम करो 5 लाख आ रहा है, विद इन लिमिट ऑफ 5 लाख है। और मुझे प्रोसीड एग्जाम्प्ट कितनी हो जाएगी? 64 लाख इसमें मेरी प्रोसीड एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर मैं जेड एंड ए लेती हूँ तो 4.50 लाख है, विद इन लिमिट है। कितना मेरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा? 68 लाख। देखो एग्जैक्ट वही वाला एग्जाम्पल चेप दिया इन लोगों ने। एंड वाई प्लस ए करके देखते हैं, 3 लाख एंड 2,50,000, यहाँ पे 5,50,000 हो रहा है। ये तो एलिजिबल ही नहीं है, राइट? बिकॉज ये दोनों का कॉम्बिनेशन एलिजिबल ही नहीं है, बिकॉज 5,50,000 आ रहा है, 5,50,000 आ रहा है, जो ग्रेटर देन 5 लाख है तो एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल है। अब इसमें भी बेस्ट मेरे लिए क्या है? जेड प्लस ए का कॉम्बिनेशन, जेड एंड ए को ले लो। अभी देखते हैं एग्जाम्शन में इन लोगों ने ऑप्शन क्या दिया है। देखो एक्स तो हमेशा था ही, एंड मैंने क्या बोला था? जेड एंड ए ले लो। एक्स जेड एंड ए थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्स वाई जेड बोल रहा है, अच्छा एक सेकेंड। एक्स तो मेरा था ही, तो तीनों ऑप्शन में ये डी ऑप्शन तो मेरा चला जाता है, डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे चला जाता है। डी ऑप्शन मेरा गया, वाई एंड जेड गया, क्योंकि एक्स तो मेरा होगा ही ऑप्शन में। ये इन्होंने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बोला है। देखो वाई एंड जेड भी आपका एलिजिबल है, पर आंसर तो मोस्ट अप्रोप्रिएट देना है। फिर एक्स वाई जेड, एक्स तो चलो है, वाई एंड जेड मैंने करा तो 64 लाख आ रहा है। फिर मैंने एक्स एंड वाई करा, एक्स तो ठीक है, सिर्फ वाई क्या क्यों लेना, मेरे पास अभी भी इतना 2 लाख का अनएग्जॉस्टेड पड़ा है। एक्स जेड एंड ए, अभी एक्स जेड एंड ए देखो, मेरा मोस्ट बेनिफिशियल 60 लाख। देखो इन लोगों ने आपसे आंसर ये नहीं पूछा है कि कौन सा आंसर सही है, इन्होंने ये नहीं बोला कि चूज़ द राइट आंसर, इन्होंने क्या बोला? मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। और इसलिए ऑप्शन में भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखो, सारे वाएबल ऑप्शन है, गलत ऑप्शन कोई भी नहीं है, बट सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जेड एंड ए है। अब देखो इसने क्या बोला, MCQ 1 के अंदर में, मान लो आकाश ने सरेंडर कर दी LIC ए और उसने क्लेम कर ली एग्जाम्शन 1010D के अंदर में। बंदा ए पे एग्जाम्शन क्लेम कर ली है, तो दिस इज़ ओनली इस MCQ के लिए। तो अब इन रिस्पेक्ट ऑफ इट व्हाट वुड बी योर आंसर? अगर मान लो उसने ए के लिए एग्जाम्शन ले ली, तो जेड एक्स पे तो मुझे मिल ही रही थी, एक्स पे मिल ही रही थी। ए का कंपैटिबिलिटी किसके साथ नहीं बैठ रही थी? ए वाई के साथ नहीं बैठ रहा था, तो ए एंड वाई वाले ऑप्शन हटा दो। ए पे ले ली इसने, अगर ए पे ले ली तो वाई पर ये कहीं पे भी नहीं ले सकता है, अभी भी ऑप्शन यही बन रहा है, एक्स जेड एंड ए। बिकॉज देखो अगर आप ए पे ले लेते हो ना एग्जाम्शन, तो ए पे मेरी कितनी प्रीमियम मेरे को देनी थी? 2,50,000।
2,50,000 की मेरी प्रीमियम हो गई। वाई ले लेते हो ना आप, वाई की 3 लाख की प्रीमियम है। वाई को अगर आप एक के साथ ऐड कर दोगे तो 5,50,000 कंपैटिबिलिटी बैठ नहीं रही है। तो ये वाई वाले तो हटेंगे, तो यहाँ पे बी, सी एंड सी दोनों में यही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि एक की कंपैटिबिलिटी है नहीं। तो यही हमारा था। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो, आपको और भी चीज़ें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।